नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम से और आपका आज की क्लास में स्वागत है। बायोमोलिक्यूल का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेट है उसको नहीं करता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन कंप्लीट करवाता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये कैटलिस्ट किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करता है, जिसको आप हास्टन भी कह सकते हैं। और ये एक्चुअली क्या करता है कि एक अल्टरनेट पाथवे देता है। मतलब कोई रिएक्शन ए प्लस बी सी होने वाली थी, तो वो कैसे ए से सी तक एक अल्टरनेट पाथवे दे सकता है, वो आपको उसमें दर्शाता है। ठीक है, अच्छा, अब याद रखिएगा मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है एंजाइम की, ठीक है, वो अनचेंज होती है, अनअल्टर्ड, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। तो किस एंजाइम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, वो प्रोसेस को इंटेंसिफाई करेगा, वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, स्पीड अप करेगा, लेकिन प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। और जब वो शामिल ही नहीं होगा प्रोसेस में, तो सिंपल सी बात है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर जो है, वो क्या रहना चाहिए, वो क्या रहेगा, वो अनअल्टर्ड रहेगा। अब एक एंजाइम जो होता है, असल में एंजाइम भी एक तरीका क्या है, प्रोटीन ही होता है। हार्मोन एंजाइम ही सब क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम क्या होता है, ये भी एक तरीका का प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये असल में देखा जाए तो ये 1000 एस, जिसको हम यूनिट कहते हैं, ऑफ अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, और इसमें अमीनो एसिड जो लिंक्ड होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक तरीके से, यानी कि कोई निश्चित आकार में, निश्चित कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। कितना क्लियर है? अब क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं ये चेन में फोल्ड होते हैं, और वो इस तरीके से फोल्ड होते हैं कि उनकी एक यूनिक शेप हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। और इसी फोल्डिंग की वजह से इनके अंदर कुछ अलग से कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, केमिकल। ये केमिकल जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, केमिकल पोटेंशियल हमें जो देखने को मिलते हैं, वो भी सब इसी चेन के फोल्ड होने पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम समझे क्या, हम ये समझे कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि 1000 एस ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ये अमीनो एसिड 1000 है तो स्वाभाविक है कि लिंक्ड होंगे आपस में, लिंक्ड होंगे तो चेन होगी, चेन होगी तो भाई डिफरेंट एंगल में क्या होंगे, या डिफरेंट तरीके से क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। डिफरेंट तरीके से लिंक्ड होंगे तो इनकी डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट शेप होगी तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इनकी इसके ऊपर, फोल्डिंग के ऊपर। अब इनके पास एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है। एंजाइम के पास क्या होता है, एंजाइम के पास में एक नॉन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, यानी कि वो प्रोटीन नहीं होता है। उसके लिए शब्द आता है कोफैक्टर। उसके लिए शब्द क्या आता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर असल में एंजाइम में पाया जाने वाला वो नॉन प्रोटीन एलिमेंट है जो कि किसी रिएक्शन को पूर्ण करवाने में क्या आता है, काम आता है। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एंजाइम कौन से प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो शेप होता है प्रोटीन का, वो फिब्रस भी होता है, वो ग्लोबुलर भी होता है। और जो हमारे पास एंजाइम यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो कैसे प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि देखिए इनका फोल्डिंग स्पेसिफिक होगी तो इनकी केमिकल रिएक्शन भी स्पेसिफिक होगी, और ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जिस काम के लिए ये बने होते हैं उसी काम को करते हैं, यानी कि आप इनसे मल्टी फंक्शन नहीं करवा सकते। ऐसे नहीं कि एक एंजाइम आपने यूज करा वो हर जगह यूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक एंजाइम किसी एक ही प्रक्रिया के लिए क्या होता है, बना हुआ होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए माल्टेज, माल्टेज एक एंजाइम है। अब ये माल्टेज जो है, इसका काम क्या है कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। अब आप सुक्रोज पे माल्टेज नहीं लगा सकते। जैसे मान लो सुक्रोज है और सुक्रोज से आपको ग्लूकोज पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर माल्टोज नहीं लगेगा। यहाँ पर माल्टोज
ये माल्टेज नहीं लगेगा, यहाँ पर सुक्रेज लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? सुक्रेज, क्योंकि ये काम जो होगा सुक्रेज का होगा। तो ये स्पेसिफिक है। कैसा है भाई? ये स्पेसिफिक है, जिस फंक्शन के लिए बना होता है उसी फंक्शन को क्या करता है? ये काम करता है। अब यहाँ पर 6 मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करता है या सपोर्ट करता है। जैसा पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बेसिकली जो एंजाइम रेडॉक्स रिएक्शन को मैनेज करता है उसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। दूसरा है ट्रांसफरेज। अभी ट्रांसफरेज क्या होगा? ट्रांसफरेज जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। अगर अल्कोहल एक जगह पे है तो उसको दूसरी जगह पे क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हाइड्रोलेज जो होता है वो असल में क्या काम करता है। तो हाइड्रोलेज बेसिकली ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड्स। चौथा जो है हमारे पास वो है लाइसेस। और लाइसेस जो होता है ये न्यू बॉन्ड को क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? बाय रिमूविंग और एडिंग फंक्शनल ग्रुप। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेगा या फंक्शनल ग्रुप को हटा देगा। ऐड करेगा तो एक बॉन्ड निकल जाएगा, और हटा देगा तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, लेकिन नया बॉन्ड बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। किसी के एडिशन से सब्सट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको न्यू बॉन्ड ही बोलते हैं। तो लाइजे का काम क्या है? रिमूविंग और एडिंग फंक्शनिंग, रिमूविंग और एडिंग फंक्शनल ग्रुप टू क्रिएट न्यू बॉन्ड। पांचवा जो हमारे पास है वो आइसोमरेज है। आइसोमरेज क्या करता है? रीअरेंज एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम्स को रीअरेंज करता है। और लाइगेज क्या है? लाइगेज जो होता है वो ज्वाइंट टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स टुगेदर। लाइगेज जो होता है वो क्या करता है? टू मॉलिक्यूल ज्वाइन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स टुगेदर। दो मॉलिक्यूल को क्या करता है? सेपरेट ज्वाइन करता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम है ना, यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम जो है वो काम कैसे करता है? काम कैसे करता है ना? एंजाइम जो है वो काम कैसे करता है कि नहीं? एंजाइम जो है काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर डायग्राम भी हमारे पास है, और ये डायग्राम तो एक हाइपोथेसिस है जिसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसकी तरह है, ठीक है। तो हम इसी के आधार पे हम इसको पढ़ेंगे। अब हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, और वो एक्टिव साइट कौन सी होती है? वो एक्टिव साइट वो साइट होती है जिससे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है जिस पर वो रिएक्शन करने जा रहा है वो जुड़ सके। तो एक्टिव साइट और कुछ नहीं बल्कि एंजाइम का वो भाग होता है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम काम करने वाला है उसको जोड़ सकता है, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, जब एंजाइम और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो असल में क्या करता है? वो असल में एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की उसको सबस्ट्रेट के साथ जोड़ देता है, ठीक है। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो जब दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, जब दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो उससे प्रोडक्ट बनता है, और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है एंजाइम लिबरेट हो जाता है। लिबरेट मतलब निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो पहले क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट जो होगा वो बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जब सेकंड सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन होगी तो सेकंड सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट बनेगा, और जब एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा तो एंजाइम का काम खत्म हो गया, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं
तो वो निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपकी रिएक्शन पूरी जाएगी। अब मैंने कहा कि बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, जिन थ्योरीज के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई एंजाइम कैसे वर्क करता है, लेकिन सबसे फेमस थ्योरी जो है वो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। थ्योरीज बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी। अब आप देखिए कि की जो यहां पर आपको दिख रही है वो एक सबस्ट्रेट है, और लॉक जो दिख रहा है आपको वो क्या है, एंजाइम है। एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए ही बना होता है, उससे स्पेशल कार्य ही करा सकते हैं जिसके लिए वो बना हुआ है। यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है लॉक के अंदर, ये लॉक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये लॉक के अंदर जो एक्टिव साइट आपको दिख रही है, इस डायग्राम ये, अगर आपको इस एंजाइम से वर्क करवाना है तो सबस्ट्रेट जो होगा यानी चाबी जो होगी वो आपको इसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जिस हिसाब से क्या है एंजाइम है। यानी लॉक तभी हो सकता है जब सबस्ट्रेट के हिसाब से क्या हो एंजाइम हो, या एंजाइम के हिसाब से क्या हो सबस्ट्रेट हो, तभी जाके वो लॉक चाबी लग सकती है। अगर चाबी आप दूसरी लगा दोगे और ताला दूसरा लगा दोगे तो भाई ताला कभी लगने वाला नहीं, वो लॉक कभी होने वाला नहीं। इसीलिए चाबी का काम स्पेसिफिक होता है, केवल उसी ताले को खोलती है जिस ताले पर वो चाबी बनी हुई होती है, जिस ताले के लिए चाबी बनी होती है। और ताले को खोलेगी तो भाई वो तो चोरी हो गई वो तो सिंपल सी बात है, चोरी हो गई, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सबस्ट्रेट एग्जैक्टली उसी एक्टिव साइट पे पार्टिसिपेट करेगा जिस एक्टिव साइट के लिए वो बना होगा। और अगर हम देखें तो ये मॉडल ये दर्शाता है, ये बताता है कि एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, जिस काम के लिए उसको बनाया जाता है उसी काम को वो करता है, या जिस काम के लिए उसका उदय हुआ है, जिस काम के लिए निर्माण के लिए उसका उसका नीति जो है इसकी, वो उसी कार्य को करेगा, वो अन्य कार्य को नहीं करेगा। अब बात करते हैं वाइटामिन की। विटामिन कह लीजिए, वाइटामिन कह लीजिए, हिंदी में तो विटामिन लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको वाइटामिन कह लेते हैं। तो विटामिन क्या है भाई? तो विटामिन जो है वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो विटामिन जो होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये एक्सट्रीमली नेसेसरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्रोथ और फंक्शनिंग होती है उसमें विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दीज आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अब याद रखिएगा विटामिन हमें बहुत बड़ी मात्रा में नहीं चाहिए। विटामिन जो होते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में विटामिन चाहिए होते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि विटामिन डी को छोड़ दिया जाए, अगर विटामिन डी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे विटामिन जो हैं वो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी उसको बना सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। इसीलिए आपसे लोग कहते हैं कि भाई धूप में बैठा कीजिए, धूप में बैठने पर आपकी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, विटामिन डी का निर्माण करती है। और विटामिन डी जो है असल में कैल्शियम सिंथेसिस के लिए या हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में होती है तो बहुत बीमारियां आपको लगेंगी, क्योंकि कहते हैं कि, कहते भी क्या है, होता भी है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे हड्डियां कमजोर आती है, और विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी जो है आपका शरीर बनाता है, सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए धूप में रहना बहुत जरूरी है। सर्दियों के टाइम धूप में रहते हैं आप लोग, गर्मियों के टाइम भी आपको धूप में रहना चाहिए थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट कम से कम। वैसे 10 मिनट बोलते हैं लोग, लेकिन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तो धूप में अगर आप रहेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ठीक है,
अब विटामिन डी अगर हमारा शरीर नहीं बना सॉरी अगर विटामिन हमारा शरीर नहीं बना सकते तो स्वाभाविक कुछ और कहीं और से लेना पड़ेगा। तो बेसिकली विटामिन जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स में। ये एनिमल इसको नहीं सिंथेसाइज कर पाता है, इसको प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। और हम लोग जो प्लांट्स को खाते हैं उनसे हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, पूरी होती है। हम नहीं बोलते कि आंखों की रोशनी जो होती है विटामिन ए से, रेटिनॉल जिसको हम कहते हैं विटामिन ए, अगर आपने सुना भी होगा कि विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी का मतलब होता है रात को रोशनी जो होती है वो कम दिखती है। ये रात को आप देखते कम है, आंखों की जो देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो कहते हैं कि अगर आपको रतौंधी है या विटामिन ए की कमी है तो आपको गाजर खानी चाहिए। अब गाजर खाने से क्या होगा भाई, गाजर खाने से आपको विटामिन ए मिलेगा। गाजर जो है विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर आप गाजर खाते हैं तो आपके शरीर में विटामिन ए आ जाएगा। आपके शरीर में विटामिन ए आएगा तो आपको रतौंधी रोग से क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाजर तो प्लांट है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम अपने शरीर में जो हमारे बेसिक फंक्शन हैं या जो नॉर्मल ग्रोथ के फंक्शन है उनको अगर हम पूरा करते हैं या उसको देखते हैं तो उसके लिए आप समझ के चलिए कि आपको विटामिन की बहुत ज़रूरत है और वो प्लांट से आपको मिलेगा। उसी तरीके से विटामिन सी अगर आप देखें बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है, जो आपके कैसे होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट में आपको क्या हो गया, जैसे नींबू हो गया, आपका ऑरेंजेस हो गया, लेमन ऑरेंजेस, ये सिट्रस फ्रूट होते हैं और ये हमारी डाइट में प्लांट से मिलते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि विटामिन जो है वो बेसिकली हमारे जो सहयोगी हैं प्लांट हमारे जीवन में, उनसे ये विटामिन क्या होते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन है। विटामिन ए सोर्सेस आप देखिए, फिश लिवर ऑयल हो गया, कैरेट हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ऐसा आपको मिलता है। डेफिशिएंसी डिजीज अगर कोई डेफिशिएंसी इसकी होती है तो जीरोथेल्मिया जिसको हम कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रतौंधी भी कहते हैं इसको, वो आपको हो सकता है। विटामिन बी, ठीक है, थाइमिन, विटामिन ए, रेटिनॉल, लिख लीजिएगा इसको। विटामिन बी, थाइमिन, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल से मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बेरी बेरी नाम का रोग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगी आपको, ग्रोथ जो होगी आपकी रिटार्ड हो जाएगी, मतलब कि रुक जाएगी। विटामिन बी 2 है राइबोफ्लेविन, मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी से मिलता है। लिवर किडनी खुद की नहीं खानी है भाई, मांस खाना है, ठीक है, बकरे का या मुर्गे का, वहां से आपको मिलेगा। अब इससे इलियोसिस नाम की बीमारी होती है, जिससे कि आपके ओंठों के जो कोने होते हैं, लिप्स के जो कोने होते हैं फट जाते हैं, खून निकलना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो ओंठ के कोने होते हैं वहां से खून निकलना शुरू होता है, तो विटामिन की कमी से। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाती है। और स्किन में बर्निंग सेंसेशन होता है, स्किन में ऐसा लगेगा कि आग लग रही है। विटामिन B6 जिसको पिरिडॉक्सिन कहते हैं, ये आपको ईस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स और ग्राम से मिलेगा। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है कॉन्वुल्सन। विटामिन B12 मीट, फिश, एग एंड कर्ड से मिलेगा। और इससे एनीमिया रोग हो जाता है अगर आप उसकी कमी होती है, आपके शरीर में खून की कमी, आरबीसी की कमी होती है, हीमोग्लोबिन में। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, यानी दांतों में जो मसूड़े होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनसे खून निकलता है, उसको स्कर्वी कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको रटना पड़ेगा। विटामिन डी के बारे में हमने चर्चा करी है। सनलाइट से एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए, वहां से मिल जाएगा, आपकी बॉडी बना लेगी। फिश और एग योक से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। कमी होगी तो रिकेट्स हो जाएगा, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमेलेसिया, सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो उनके बोन्स होती हैं उसमें डिफॉर्मिटी यानी कि शेप खराब होने लग जाता है।
और जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी बोन जो होती है सॉफ्ट होनी शुरू होती है, इसको ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। और जॉइंट्स में पेन होना शुरू आता है, वो भी इसी कारण से होता है। विटामिन ई की बात कर लें तो विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल लाइक वीच, जम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से मिलता है। और अगर इसकी कमी आपके शरीर में होगी तो आरबीसी की फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी और मसल्स जो होंगी वो वीक होना शुरू हो जाएगी। विटामिन के जो है इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको विटामिन के मिलेगा। और विटामिन के की खास बात यह है कि आपके शरीर में जो ब्लड क्लॉट होता है, यानी खून का जमना, क्लॉटिंग मतलब जमना। तो मान लो कि आपका खून जो है आपके हाथ में कट लग गया, तो ऐसा तो नहीं कट लगने के बाद जो है खून निकलता रहेगा, बंद नहीं होगा। कुछ देर बाद क्या होता है कि वो बंद होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है कि ब्लड के अंदर एक काबिलियत होती है कि वो क्लॉट हो जाता है, यानी कि वो थक्का जमा देता है और वहां पर वो सही हो जाता है। लेकिन अगर वो थक्का ना जमे और दिक्कत हो जाए तो उसी को हम विटामिन के की कमी बोलते हैं। और विटामिन के की कमी से वो थक्का नहीं जमेगा, ब्लड ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो विटामिन के खाना बहुत जरूरी है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज की क्लास के कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजुअली नॉट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में यूजुअली, मैंने आपको बताया ना, विटामिन प्रोड्यूस नहीं होती। यूजुअली बोला इसने, नॉट नहीं बोला। यूजुअली मतलब कि कुछ हो सकता है, जैसे विटामिन डी, सॉरी विटामिन डी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज, बिल्कुल सी बात है। एक्सेस विटामिन इनटेक इज हार्मफुल, गलत बात है। हाँ, एक्सेस तो नहीं ले सकते, सॉरी। विटामिन कंटेन्स अमीनो एसिड ग्रुप, गलत है। अमीनो ग्रुप हमेशा कहाँ होता है, प्रोटीन में होता है। तो प्रोटीन जो है वो हो सकता है, लेकिन अमीनो ग्रुप इसमें विटामिन में नहीं होता है, ठीक है। और विटामिन कैन बी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, बिल्कुल प्रोड्यूस होता है। तो उसका सी ही इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड से अमीनो आपको ग्रुप जो मिलता है प्रोटीन मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए पर्टिकुलर एंजाइम। सिंपल सी बात है, जो एंजाइम्स होते हैं हाईली सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव का यहाँ पर मतलब है स्पेसिफिक होना। सेलेक्टिव का यहाँ पर क्या मतलब है, सेलेक्टिव का मतलब है स्पेसिफिक होना, मतलब जिस कार्य के लिए वो बनाया गया है उसी कार्य में आप उसको यूज कर सकते हैं। हाईली सेलेक्टिव, स्पेसिफिक। द एंजाइम विच catalyzes the conversion of protein to amino acid is called protease। मैंने आपको बोला ना, हर काम का अलग फंक्शन है। तो एक एंजाइम जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है उसको प्रोटीएज कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतने रखेंगे और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जितने बच्चे आप लोग इसमें देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लास्ट क्लास जो आपकी होगी वो होगी न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स की क्लास होगी और इसके बाद आपका ये बायोमोलिक्यूलर का चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के अंदर काफ़ी है और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।